मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बहुत चलता है। तो मैं कहूंगा मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। 2-3-4% लोग सुबह आते हैं, उनके मोबाइल फोन पे 2-3 दिन पहले पेपर आ जाता है, पेपर लीक हो जाता है। आप लोग तैयारी करते हो पूरी सिलेबस की, वो तैयारी करते हैं 5 सवालों की, उनकी तैयारी 5 सवालों की, आपकी पूरी सिलेबस की, मर गया। जांच करेंगे उसमें स्कूल की मिलीभगत है या बाहरी हस्तक्षेप था या किसी टीचर की कोई मिलीभगत है। जांच के उपरांत जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पेपर लीक जैसा कोई घटना नहीं है। देखिए, अब अभी तक कोई जानकारी भी नहीं है पेपर लीक की। और QR कोड है उस पर लगे, अगर कोई भी बच्चा इस प्रकार का कोई उसको स्कैन करता है या कुछ करता है उसको और करता है तो उसका तुरंत ही पता चल जाएगा और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। राजनीतिक बयान है, बयानों का क्या, लेकिन जो मसला, जो सवाल लगातार हम उठाते आए हैं वो एक मुहिम है। वो मुहिम जो अपने आप में पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। नकल। हाल के दिनों में पेपर लीक के मामले आपने सुने तमाम राज्यों से, एक के बाद एक, लेकिन आज एक नया नमूना। नूह जिले के तावड़ू शहर चंद्रावती स्कूल और परीक्षा केंद्र पर 10वीं के बोर्ड के इम्तिहान चल रहे थे और नकल पर नकेल कसने के सारे दावे धराशायी हो रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा पूरे देश को यह नमूना दिखाइए और किस तरह से नकल का खेल हुआ। अब ये देखिए, सारे दावे फेल। परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद ही परीक्षा केंद्र से फोटो खींचकर पेपर आउट करने की पहले सूचना आई, जिस पर नकलचियों के साथ आए लोगों ने जब इस खबर को देखा तो खलबली मच गई। बिल्डिंग और छतों पर चढ़कर नकल कराने के प्रयास में आप देख सकते हैं लोग बंदर की भांति चढ़ गए दीवार पर। विभाग ने नकल रहित परीक्षा के दावे किए थे, वो दावे फेल हो गए। ये तस्वीरें अपने आप में शर्मसार करती हैं पूरी व्यवस्था को। बिना अपनी जान की परवाह किए स्पाइडरमैन की तरह चढ़ रहे हैं। यानी एक युवा दूसरे युवा को नकल करवा रहा है। मतलब परीक्षा शुरू हुई, नकलची परीक्षा रूम तक पर्चियां पहुंचा रहे थे। स्कूल के बाहर ड्यूटी दे रहे पुलिस के जवान चुस्त नजर आ रहे हैं या सुस्त। 2 मंजिला बिल्डिंग की छत से पैर फिसल जाए तो उसका क्या होगा? फिर भी इसकी चिंता किए बिना नकल का खेल होता है। भला उस व्यक्ति का जिसने यह वीडियो बना लिया, वरना जरा सोचिए क्या आलम होता। मगर क्या खबर सिर्फ और सिर्फ ये तस्वीरें हैं? हम फिर बिल्कुल स्पष्ट कर दें, यह मसला व्यवस्था का है और इस व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। और गलती आपकी और हमारी है। क्यों, हम आपको बताएंगे। पहले खबर समझिए कि मसला सिर्फ हरियाणा के नूह में 12वीं के पेपर पर नकल का नहीं है। राजस्थान में
एसआई भर्ती परीक्षा का टॉपर नरेश गिरफ्तार हुआ है। यूपी पुलिस पेपर लीक में मेरठ से 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यूपी में बोर्ड परीक्षा भर्ती बोर्ड उनके अध्यक्ष को हटाया गया है। और हां, कांग्रेस ने यह दावा किया है अपने घोषणा पत्र में जो लाएगी वो पेपर लीक पर कठोर कानून, लेकिन कानून तो पहले भी बने हैं। क्या बात सिर्फ कानून तक सीमित है? सिर्फ कानून तक? कानून क्या है? 7 साल में हकीकत यह है, पहले यह समझिए कि 70 पेपर लीक हुए हैं। 1.5 करोड़ छात्र इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। 3 करोड़ छात्र हर साल तैयारी करते हैं किसी ना किसी प्रतियोगिता के लिए। एक साल में 2 लाख रुपए लगा लीजिए एक प्रतियोगी का खर्चा, और फिर उसके बाद शून्य गिनते रह जाएंगे आप। अब देखिए यूपी में पेपर लीक की जो हिस्ट्री है, अब उसको भी देखिए। 29 फरवरी हाई स्कूल, कुल अभ्यर्थी थे 25 लाख से ज्यादा। नतीजा क्या हुआ? समिति का गठन हुआ। फिर तारीख आई 17-18 फरवरी, भर्ती परीक्षा थी पुलिस भर्ती की, और 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी थे। अभ्यर्थी और नतीजा परीक्षा रद्द। 11 फरवरी भर्ती परीक्षा यूपीपीएससी, 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, नतीजा परीक्षा रद्द। ये आलम है, एक के बाद एक परीक्षाएं। अब कानून देखिए जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। 3 से 5 साल की सजा है, जुर्माना 10 लाख है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना है अलग अलग राज्यों में। 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी नकल का खेल चल रहा है। राजस्थान में 14 पेपर लीक हुए हैं 2018 से 22 के बीच। पश्चिम बंगाल में 7 साल में 10 बार बोर्ड एग्जाम पेपर लीक हुए हैं। तमिलनाडु में 2022 में 10वीं 12वीं दोनों के पेपर लीक हुए थे। गुजरात में 7 साल में 14 पेपर लीक हुए। इसलिए हमने आपसे कहा कि यह मसला सिर्फ और सिर्फ एक नूह तक सीमित नहीं है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। बापूजी के 3 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, ना बुरा सुनो। लेकिन हमने आपसे यह कहा है कि यह एक मुहिम है जो इंडिया वॉइस इस मंच के माध्यम से लगातार उठा रहा है कि पूरे देश में नकल पर नकेल लगनी चाहिए। पहले कुछ बयान है, राजनीति अपने अपने लिहाज से हो रही है, लेकिन कुछ बयान सुनिए और फिर उसके बाद इसमें बेरोजगारी का मुद्दा भी उठ रहा है, लेकिन यह मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है, इसे समझना होगा। इसी से जुड़ा हुआ है बेरोजगारी का मुद्दा। कुछ बयान सुनिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे इस गंभीर मसले पर। आज गंभीर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बहुत चलता है। तो मैं कहूंगा मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई? वो मोदी जी के जमाने में हुई। मोदी जी अमीर और गरीब में जो खाई है वो कम नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए, यही उनका मंशा है। आप सुबह उठो, आपके बच्चे सुबह उठे, पढ़ाई करें, 2-3 साल पढ़ाई करें, फिर एग्जाम का समय आता है, गरीब बच्चा इस साइड देखता है, वही 2-3-4% लोग सुबह आते हैं,
उनके मोबाइल फोन पे 2-3 दिन पहले पेपर आ जाता है, पेपर लीक हो जाता है। आप लोग देखते हो, वो मजे से मोबाइल फोन पे उनका पेपर होता है। पूरी तैयारी आप लोग तैयारी करते हो पूरी सिलेबस की, वो तैयारी करते हैं 5 सवालों की, उनकी तैयारी 5 सवालों की, आपकी पूरी सिलेबस की। मर गए आप कि बच्चे दीवारों पे चढ़े हुए हैं, छत पे चढ़े हुए हैं। जिस स्कूल की वो फोटो थी, आज बीओ सर को मैंने कहा था कि विस्तृत रिपोर्ट लेके आए। आज उस सेंटर पे कोई परीक्षा केंद्र नहीं था, तो नेक्स्ट पेपर में हम विजिट भी करेंगे, जांच करेंगे उसमें स्कूल की मिलीभगत है या बाहरी हस्तक्षेप था या किसी टीचर की कोई मिलीभगत है। जांच के उपरांत जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पेपर लीक जैसा कोई घटना नहीं है। देखिए, अब अभी तक कोई जानकारी में नहीं है पेपर लीक की, और क्यूआर कोड है उस पर लगे। अगर कोई भी बच्चा इस प्रकार का कोई उसको स्कैन करता है या कुछ करता है उसको और करता है तो उसका तुरंत ही पता चल जाएगा और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार की कोई घटना अभी तक संज्ञान में नहीं है पेपर आउट होने जैसी। ये केवल हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जहां चाहेंगे वहां आपको ऐसी खबरें मिल जाएंगी। पेपर लीक, नकल, पेपर लीक, नकल। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ ये सभी मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। राजेश सिंह जी हैं, हमारे साथ बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। हमारे साथ शिक्षक नेता डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश सिंह जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आपने कहा कि पूरे देश में इस तरह की खबरें हैं, तो मुझसे क्यों शुरुआत कर रहे हैं आप? इसके पीछे का मैं मकसद बिल्कुल क्लियर आपको रख दूं। आप सत्ता में हैं और सवाल सत्ता से किए जाते हैं, तो सवाल आप ही से होंगे सर, क्योंकि व्यवस्था बदलने की जिम्मेदारी आपकी है, जनता ने आपको चुना। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा राजेश जी को एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार। राजेश जी, ये नूह की तस्वीरें देखी आपने हरियाणा की, और ये जो तस्वीरें हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी ये तस्वीरें देखी होंगी। राजेश जी, देखी तस्वीरें? नहीं देखिए आप। हेलो जी सर, मैं सुन रहा हूं आपको। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था, तस्वीरें देखी आपने? नहीं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ। हाँ, इन तस्वीरों को देखकर आपने क्या महसूस किया? नहीं देखिए तिलक साहब, कोई भी उस देश का कोई भी नागरिक इस प्रकार के तस्वीरों का बिल्कुल बस ना करेगा, और इस प्रकार की घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ। ये बात तो है। हाँ। लेकिन हमारी सरकार में जहां भी अगर कोई भी किसी भी तरीके का, चाहे वो बच्चों के पेपर लीक का मामला हो या किसी भी प्रकार का अपराध हो, जैसे ही ये कोई घटना संज्ञान में आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। कैसी कार्रवाई सर? दिखा रहे परीक्षा रद्द? तिलक चावला साहब, जो ये आप दिखा रहे हैं ना, तुरंत जैसे ही ये संज्ञान में आया तो जो हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो ये घटना है, जो वहाँ के बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर बीपी यादव जी ने, तो तुरंत जो 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 जिस बच्चे का परिवार इसमें लिप्त था, जो उसके रिश्तेदार लिप्त थे, जो सेंटर का सुपरवाइजर था, जो सुप्रीम राजेश जी, सिर्फ परीक्षा रद्द कर देना समस्या का समाधान नहीं है। ऑब्जर्वर था, उसके खिलाफ तुरंत आप ये कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कर देना समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं, मैं वही नहीं तिलक जी, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि कार्रवाई हो रही है उस पर। सर, क्या कार्रवाई हो रही है? अभी आप जिक्र कर रहे थे उत्तर प्रदेश की भी घटना की, आपने देखा कि उसमें भी जो हमारी टीम है एसटीएफ की, उसमें भी आज की घटना है कि 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, मेरठ से 8 मोबाइल भी बरामद किया, सारा पूरा जो भी इसमें लिप्त है। और सर, वो खबर मैंने दिखाई है, लेकिन ना मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार एक के बाद एक ये घटनाएं हो रही हैं, तो आप कह रहे हो कि हम मोदी जी के परिवार का हिस्सा, देश के प्रधानमंत्री, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ मसला। मैं तभी कह रहा हूं कि हम भी उनके साथ हैं, लेकिन ये भी आपके परिवार का हिस्सा है। इन्हें आप क्यों भूल जाते हैं? क्या ये देश का चुनावी मुद्दा नहीं है? अगर इसको हम नजरअंदाज कब तक करेंगे सर?
140 करोड़ देशवासी पूरे मोदी जी के परिवार के हिस्से हैं। हम भी मोदी जी के परिवार का हिस्सा है। पूरा देश चिल्ला रहा है कि हम मोदी जी का सर परिवार ये हैं। नकल का खेल चल रहा है, ये किसके परिवार का हिस्सा है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि 37,000 सीधे भर्ती का मामला आपको भी मालूम है कि पहले जो भर्तियां उत्तर प्रदेश में निकलती थी तो भर्ती निकाल देते थे, जो बोर्ड गठन किया जाता था उसके जो अध्यक्ष होते थे उनका साइन भी नहीं होता था, बाकायदे लिस्ट जारी किया जाता था। सर, आदरणीय शिवपाल चाचा जी, मैं आपके सामने एक एक आंकड़े रखूंगा, लेकिन आप ये कह रहे हो कि आप कार्रवाई करो। लेकिन एक मिनट चंद्रमोहन शर्मा जी, आजकल राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम सख्त कानून लाएंगे। देश में तो कानून है ही। ये मुद्दे, जिन मुद्दों के आधार पर देश की राजनीति में जरूरत है युवाओं को कि आप इन मुद्दों को उठाइए, आप लोग सब मुद्दों पर उलझ रहे हैं, लेकिन ये सबसे अहम मुद्दा गौण है, नहीं चंद्रमोहन शर्मा जी? नहीं, इसके जिम्मेदार तो आप भी बनते हैं। देखिए तिलक भाई, बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि ये मुद्दा गौण है। इस मुद्दे को कांग्रेस ने बहुत बढ़ चढ़ कर उठाया और इस पे लगातार हमने पुरजोर बड़ी आवाज उठाई है। यही कारण रहा कि उसी के बाद जो पेपर लीक होने के बाद जो पेपर कैंसिल हुआ, उसी का एक वो था कि इस पे योगी जी को एकदम इमीडिएट कार्रवाई करनी पड़ी। क्योंकि प्रश्न आज कहाँ खड़ा होता है? प्रश्न सबसे पहले ये खड़ा होता है कि पुलिस अगर चोरी करने लग जाए, एग्जाम्पल की तरह, उदाहरण के तौर पे, और पुलिस चोरी करे और पुलिस ये कहे कि कोई और चोरी करता था, ठीक उसी तरह से, क्योंकि 2014 की देश की पुलिस कौन बनी थी? मोदी सरकार, भाजपा बनी थी। और देश के अंदर कानून और नियम की नीति बदलने की बात किसने करी थी? मोदी सरकार जी ने, मोदी सरकार ने और भाजपा ने। 10 साल गुजर जाने के बाद, सत्ता के रंग रलिया और सत्ता का मजा लेने के बाद, अगर कोई फाइल खुल जाए तो उसे रुकवा देंगे। शर्मा जी, अगर नकल की बात होगी तो उसको कह देंगे शर्मा पहले जी, जो मैं होता है, इसे वो राजनीति होता था। तू मैं में बहस को नहीं उलझाना चाह रहा था, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो अब सुनिए। राजस्थान में 14 पेपर लीक हुए हैं आपके राज्य में 2018 से 22 के बीच में। आप बोलिए। मैंने तो अपनी बात का जवाब दिया ही है। क्या? मैं तो कह ही रहा हूं। मैंने क्या कहा है कि अगर पुलिस चोरी करने लग जाए तो फिर किसी गलत आदमी चोर को चोर नहीं कह सकते। सर ये देशव्यापी समस्या है कि नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं। आप इसे बीजेपी कांग्रेस में क्यों उलझा रहे हैं? कांग्रेस के शासित राज्यों में पेपर लीक था, तो क्या भाजपा के शासन के अंदर भी पेपर लीक होगा? तो इसको क्या भाजपा के नेता सही ठहराएंगे? तो ठीक है। सर आज आप कह रहे हैं ना हम कठोर कानून लेकर आएंगे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं किस आधार पर राजस्थान में क्या किया आपने? राजस्थान में तो आपके राज्य में पेपर लीक हुए। फिर भाजपा का शीट नेतृत्व कैसे कह देता है कि देश का पूरा परिवार मेरा परिवार है? कैसे कह देता है वो? तो उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि कम सुनने वाला भी ये मानता है कि 140 करोड़ जनमानस मेरा परिवार है। जो नहीं बोल पाता वो भी हाथ खड़ा करके कह सकता है कि देश मेरा परिवार है। तो नया क्या हुआ फिर 10 साल में? फिर सूबे के अंदर डबल इंजन की सरकार देने के बाद देश की जनता के सर द्वारा आपके राज्य में 14 हुआ? पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? पश्चिम बंगाल में 7 साल में 10 बार बोर्ड एग्जाम के पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? आप लोग कब तक ये बीजेपी कांग्रेस खेलोगे? हम नहीं खेल रहे। हमारे नेता राहुल गांधी ने बोला कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये सबसे पहले इंपोर्टेंट एक बड़ा कानून बनेगा जिसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि आज की डेट के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। जहां देश के अंदर युवा बेरोजगार होकर बैठा हुआ है, हाँ। वो देश में 45 साल से ज्यादा आज तक की बेरोजगारी आज के ऊपर, और जिसको देश के शीर्ष नेतृत्व और भाजपा दबाने में लगी हुई है। एक मिनट मैं जरा एक कमेंट ले लूं सबसे। एक मिनट, बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मैं बहस नहीं, मैं सिर्फ चर्चा लेकर आया हूं इस विषय पर। पुष्पेंद्र यादव जी। ठीक है सर। तिलक भाई, ये कितना गंभीर मसला है और आप लोगों की नजर में सिर्फ वही MY और ये 80-20 और यही सब चलता है आप लोगों के सब मिलके? देखिए ना, MY की बात है, ये पूरे देश के प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके भविष्य की बात है। उस भविष्य से उनके माँ बाप का भी भविष्य जुड़ा होता है। ये हमारे लिए वाकई बहुत शर्म करने वाली बात है। और मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, ये कोई तथ्य नहीं है कि जो पहले सरकार ने कुछ गलती हुई है वो गलती अब भी हो रही है तो उसको रिपीट किया जा रहा है। या अभी सुनिए, जब सत्ता में आई बीजेपी तो आपने सुना होगा योगी जी के भी और इनके कई मंत्रियों के बयान भी थे कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो पेपर
तो ऐसे ही भर जाते थे सर, और 10th और 12th ऐसी पास हो जाती थी। मैं कह रहा हूँ इतने होता था वो तो कोई किसी से छिपा थोड़ी ना है। नहीं, मेरी बात समझिए, मतलब इतने पेपर लीक अगर किसी सरकार में हुए हों उत्तर प्रदेश में रेगुलरली पुलिस भर्ती के हुए, और कितने मैं आपको बताऊं 12th लो 10th लो, मतलब पेपर लीक सरकार बन चुकी है ये। और अगर आप ये मानते हैं कि ये फेलियर किसका है, उसको बताएंगे फेलियर किसका है, आप ये बताएंगे फेलियर किसका है, सरकार का फेलियर है या उन लोगों का फेलियर है बेचारों का, जो पूरी रात पूरे दिन पढ़कर पेपर देने जाते हैं और वहां जाके पता चलता है बच्चों को कि पेपर लीक हो गया है। उसके साथ में जो लोग पढ़ के जाते हैं उनके दिल से पूछिए वो कितना, आपके ही कुछ लोगों की वजह से जो आप कहते हैं कार्रवाई, अगर आपने मजबूत कार्रवाई करी होती तो एक के बाद मैं समस्या के समाधान की तलाशने की बात कर रहा हूं सर। आप लोग राजनीतिक टोपी इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं सब मिलके। नहीं सर, तो अच्छा एक बात बताइए, सत्ता में जो बैठा होगा, इनकी जगह सत्ता में अगर हम होते तो जवाबदेही हमारी होती, हम स्वीकार कर रहे हैं। अगर सत्ता में हम होते तो जवाबदेही हमारी होती, लेकिन अगर सत्ता में ये है तो जवाबदेही इनकी है। और पिछले लगातार लगभग अब तो 8-9 साल भी 8 साल होने को आ रहे हैं, 7-8 साल की सरकार को उत्तर प्रदेश में, और मोदी जी की सरकार को तो खैर पूरे 10 साल होने जा रहे हैं। तो सर क्या जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं है? ठीक, एक करके प्लीज। कुलदीप मलिक जी, फिर उसके बाद मनीष जी, पूरा वक्त आपको। कुलदीप जी, ये घटनाएं क्या देश को शर्मसार नहीं करती? ये तस्वीरें हम क्यों बीजेपी, कांग्रेस, सपा इन सब चीजों में उलझे हैं? ये तो देशव्यापी मुद्दा है और आंखें नीचे बैठे हैं हम लोग। आंखें नीचे सर नहीं बैठे हैं। आज भी आपने भी देखा होगा तो न्यूज 24 पे डिबेट आ रही थी, तो उस पर भी अखिलेश जी बहुत मजबूती से इस मुद्दे को उठाया। यादव जी, एक मिनट, दिक्कत यही होती है ना, जब आप लोग विपक्ष में होते हैं तब आपको पेपर लीक दिखाई देता है, फिर उसके बाद सत्ता पक्ष में आते हैं तो फिर उसके बाद कहानी कुछ और हो जाती है। मैं उस विषय में उलझ ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरे देश में बीमारी है, इस बीमारी का इलाज हमें खोजना चाहिए। मैं उसी पर हूं। एक मिनट कुलदीप, आ रहा हूं पुष्पेन जी आ रहा हूं, एक मिनट। कुलदीप जी को बहुत देर से मनीष जी वेट कर रहे हैं। कुलदीप जी। देखिए तिलक जी, सबसे पहले तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सेंसिटिव मुद्दे को आज आप इस डिबेट का जो है हिस्सा बना रहे। मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दे रहा। रही बात, अभी ये बात हो रही कि इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आपने रिपोर्ट में खुद आपने ये बात बोली, लेकिन मैं ये कह रहा कि इस देश में अगर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए तो वो केवल और केवल देश की शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा होना चाहिए। लेकिन शिक्षा व्यवस्था की तो आज कोई बात करने वाला नहीं। यहाँ तो इतने पार्टी के नेता बैठे, और खास तौर से मैं तो मीडिया को भी कह रहा, अरे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जब तक इस देश में बहस नहीं होगी, इसी तरीके से हर पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे। आप मुझे बताओ किस राज्य में किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार और वहां पे किस राज्य में पेपर लीक नहीं हो रहे। और मैं तिलक जी आपको एक बात और बता दूं, अभी इंडिया स्किल्स 2023 की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी। आज हिंदुस्तान के अंदर जितने युवा मार्केट के अंदर रोजगार के लिए आ रहे हैं, उनमें से 50% युवा जॉब के लायक नहीं, ये रिपोर्ट बता रही। लेकिन कोई भी नेता मुझे बताओ, अगर इस शिक्षा व्यवस्था की बात जो है करता हो, अरे शर्म नहीं आती आपके राज्य में? और आप तो डबल इंजन की सरकार बता रहे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इस तरीके की वीडियो। और ये तो वीडियो तिलक जी आप केवल हरियाणा की दिखा रहे। हाँ। अभी कुछ टाइम पहले यूपी के अंदर इस टाइप की जो है सोशल मीडिया के ऊपर खूब जो है वीडियो वायरल हो रही, और इसके बावजूद भी ये तर्क देने पे लग रहे। नहीं कुलदीप जी, किस राज्य में नहीं है? बिहार में नहीं हुआ क्या ऐसा? नहीं, बिल्कुल हर एक राज्य में जो है। तो मैं कह रहा ना तिलक जी, जब तक इस देश की जनता जागरूक नहीं होगी, शिक्षा व्यवस्था को ये राजनीति का मुद्दा नहीं बनाएंगे। अब हो क्या रहा, राजनीति में तो जो मुद्दे तो होने चाहिए वे तो है गायब। ये मुद्दे लेकर आ रहे जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर मस्जिद के। अरे आप देखो, जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, और तिलक जी बिल्कुल गंभीरता से मैं इस बात को बता दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित बनाना चाह रहे, 2047 तक टारगेट लिया, और हम भी चाह रहे, आप भी चाह रहे कि यह देश विकसित कैटेगरी में आए। लेकिन हिंदुस्तान के जनता इस बात को समझे कि अगर कोई भी देश विकसित बना और कोई भी देश विकसित है तो उसने केवल और केवल अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम करा। आप देखो, आप अमेरिका की बात करो, आप जापान की बात करो, आप चीन की बात करो, आप जर्मनी की बात करो, हर देश
विकसित तब बना जब उसने अपनी शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया। लेकिन आज आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए, मुझे बताओ, आप शिक्षा के बजट की बात कर लो भाई, जितने भी विकसित देश है वहां पे जीडीपी का 6% या उससे ज्यादा जो है शिक्षा व्यवस्था पे खर्च किया जाता है। लेकिन आजादी के इतने समय तक आज तक 3% से ज्यादा कोई सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था पे खर्च नहीं कर सकी। और इस बारे में कोई बोलने वाला नहीं, कोई मीडिया वाला नहीं बोलता, कोई नेता नहीं बोलता। ये तो भला हो आप जैसे मीडिया कर्मियों का आज इस तरीके की खबरें दिखा रहे, अदरवाइज सॉरी मेरी वर्डिंग गलत लग सके, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के अंदर जिस तरीके का नंगा नाच हो रहा, ये आज जग जाहिर है। और बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही कुलदीप जी आपने। ये वाकई में अपने आप में शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। मनीष गुप्ता जी, मैंने आज शुरू में ही कहा कि मैंने कहा आज मैं बहस नहीं करूंगा, बहुत गंभीर विषय है, इस पर चर्चा की जरूरत है। हम मान चुके हैं ये बीमारी है और कैंसर का रूप ले चुकी है, इसका कोई इलाज नहीं है या फिर इलाज है? मनीष जी। तिलक भाई, इस खामी में 2 इशू हैं। हाँ। पहला नकल और दूसरा पेपर लीक। हाँ बिल्कुल। नकल ज्यादातर वो लोग करना चाहते हैं जो पढ़ नहीं पाए हैं या पढ़ाई में कमजोर है। हाँ। लीक एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। लीक में हर व्यक्ति शामिल होता है। वहां जो मेधावी छात्र हैं उन्हें भी लगता है हाँ। कि अगर मैंने लीक का लाभ नहीं लिया तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, यानी जो मेरे से पीछे है पढ़ाई में वो आगे ना निकल जाए। ठीक। तो लीक एक इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा है जिसका कोई जवाब नहीं है। अब आते हैं नकल में भी कहीं ना कहीं जो मीडियोकर छात्र है लगता है कि हमसे पीछे वाला निकल जाएगा, इसलिए हमें भी नकल करने की जरूरत है। जो चित्र आप दिखा रहे हैं ना तिलक जी, 90 के दशक में हम ऐसे चित्रों से लगातार विटनेस रहे हैं, बिल्कुल सेम या इससे ज्यादा भयावह स्थिति थी। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। 1991 में मुलायम सिंह की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जरा ध्यान से सुने, और उन्होंने बेतहासा खुला माहौल छोड़ दिया, फ्लाइंग स्क्वाड को रोक दिया। मैं बिल्कुल विटनेस हूं इसलिए बता रहा हूं। और रिजल्ट 80.5 यानी 80.5% रिजल्ट आया साहब 12th का। कितना? 80। और 10th का आया 89% रिजल्ट। स्थिति ये हुई। ऐसी आपके जैसे मीडिया के लोगों ने चर्चा की कि ये गलत है, इससे हमारे देश का जो भविष्य है उसकी नींव कमजोर हो जाएगी। अगली बार मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बने और उन्होंने एक अध्यादेश पास किया जिसका नाम था नकल विरोधी अध्यादेश। जी। नकल विरोधी अध्यादेश के प्रोविजन निश्चित रूप से मुश्किल थे, हार्श थे। रिजल्ट 10th में 15% बच्चे पास और 12th में 30% बच्चे पास। पूरा मोहल्ला साफ हो गया। अगर हम 49,100 की बात करें तो अगला नंबर 49,200 पे आता था। हाँ। और तिलक भाई, स्थिति ये कि मुलायम सिंह यादव ने एक संघर्ष छेड़ दिया प्रयागराज से और कहा नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये देश का भविष्य खराब हो रहा है। और नतीजा 1993 में चुनाव और कल्याण सिंह चुनाव हार गए, जबकि वो लोकप्रिय सरकार थी। और उसके बाद मुख्यमंत्री फिर बने माननीय श्री मुलायम सिंह यादव और अगले 3 सालों में फिर रिजल्ट 80% तक पहुंच गया। आप कहना क्या चाह रहे हैं मनीष जी? कहना यह चाह रहा हूं, सरकार की इच्छा शक्ति ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार हाथ जला लिए, उन्हें पता लग गया कि हम सबको सुधारने की गलती में नहीं। वो पुष्पेंद्र यादव तो आपके सामने बोल रहे, सपा के चेहरे कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना है, तो सरकार में जो बैठे उसकी जिम्मेदारी है। जब वो सरकार में थे वो समझ गए भाई, वो मुलायम सिंह यादव राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा नहीं भविष्य को बाद में सोचेंगे, पहले सरकार का सोच लो। तो भविष्य के बारे में सोच कौन रहा है, मैं वही तो पूछ रहा हूं। तो ये भाजपा ने भी हाथ जला लिया, उन्होंने कहा नहीं शांति से चलो। ना तो चंद्रमोहन शर्मा सोच रहे हैं, ना पुष्पेंद्र यादव सोच रहे हैं, ना ही जो है राजेश सोच रहे हैं। जोड़ दूं, पिछली बार जब अटल जी की सरकार थी उस समय का विदेशी मुद्रा का भंडार भारत का सबसे अच्छा था। हाँ। यानी देशवासियों को मुफ्त की चीजें ना देकर विकास के रास्ते पर लाया, सड़कें बनी, हाईवे बने। नतीजा हाँ। सरकार को नहीं, उन्हें कहा हमें सस्ता दो भाई, हमें हमारी नींव की चिंता नहीं है, हमें भविष्य की चिंता नहीं है, हमारा वर्तमान अच्छा कर दो। नतीजा अटल जी चुनाव हार गए।
तो भाजपा से कैसे उम्मीद करते हो कि वो कड़े और कड़वे डिसीजन ले ले और जनता के भले के भविष्य का सोचे? तो यानी हम बापू जी के 3 बंदे हैं, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, यही कह रहे हो आप? अब परिस्थिति यह है कि भाजपा भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रंग में रंगती जा रही है। पुष्पेंद्र यादव जल्दी से आप, फिर उसके बाद चुनाव चंद्रमोहन जी और राजेश जी का प्लीज फ्रेम से गिरिए जी। आप भैया ने बताया कि 93 की बात बताई, मुलायम सिंह यादव जी की बात बताई। अब 2023 चल रहा है, सब कुछ अपग्रेड हुआ है, लोगों पे सुविधाएं हैं। हो सकता है, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि नकल नहीं होनी चाहिए, भविष्य आप स्वीकार तो कर लो ना, यहाँ तक का स्वीकार करो, फिर आगे का बता देंगे। सर आप अरे यहाँ तक का स्वीकार कर लो, आगे फिर बता देंगे आपका। मेरा कहने का मतलब ये है, 2000 जब बताएंगे सुन लेंगे ना। 2023 में जब सब शिक्षित हैं और इतने पढ़ने के लिखने के साधन हमारे पास हैं, उसके बाद भी अगर ये चुनाव, अभी भी सरकार की तरफ से भी इतने साधन है नकल को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, अगर अब भी नकल नहीं रुक रही है तो क्या फेलियर मुलायम सिंह यादव जी का है? अगर अब भी नकल नहीं रुक रही है तो क्या फेलियर अखिलेश यादव जी का है? ये फेलियर अब की सरकार का है। मैं ये कहता हूँ कि अब कम से कम राजनीति छोड़ के हम सब लोगों को एक होकर इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए, चाहे वो सदन में करनी पड़े, चाहे पार्लियामेंट में करनी पड़े, कि इस मुद्दे को कैसे रोक सकते तो क्या हैं। पुष्पेंद्र जी आपके नेता ये कह सकते हैं कि कड़ा कानून लाओ, हम साथ देंगे? अरे अगर विपक्ष ये तय कर ले, क्या हुआ? मुद्दा ये है कि अब क्या हुआ, इसका समाधान क्या है? अगर विपक्ष ये तय कर ले कि हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी है, देश हित में हमें देश हित में काम करना है, आओ हम सब मिलकर नकल विरोधी चीजों पर रोक लगाएं। और किसी भी पार्टी का हो, अगर वो पेपर लीक करने वाला पकड़ा जाए, नहीं तो कहीं ना बचे। एक मिनट मनीष जी, पुष्पेंद्र जी, रखते हैं। कर्नाटक का है तो छोड़ दो, बंगाल का है तो छोड़ दो, यूपी का है तो शोर मचाओ। अरे इस आदत से आपको बाज आना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट राजस्थान का नाम आप लोग समझिए इस बात को समझिए। मनीष जी, पुष्पेंद्र जी, 1 मिनट। राजस्थान में कुलदीप जी एसआई जो टॉप किया है वो नकल के आधार पर टॉपर बना। मैं इसलिए ये विषय लेकर आया हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी, समझ रहे हैं आप लोग कितना गंभीर मसला है? चंद्रमोहन जी जल्दी से आप, फिर मैं पूरा वक्त दूंगा राजेश जी। देखिए, बिल्कुल बहुत गंभीर मसला है तिलक भाई, और इतना गंभीर मसले के ऊपर गंभीर चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन अब प्रश्न कहाँ खड़ा हो जाता है? देखिए, प्रश्न तो वहां खड़ा होता है भी, जैसे एक बात सामने आई और मनीष जी ने क्या कहा कि विपक्ष साथ नहीं दे रहा, और मनीष जी कई डिबेटों में कहते हैं विपक्ष तो है ही नहीं। मतलब आपके मतलब का टॉपिक आएगा तो विपक्ष साथ नहीं देता, और विपक्ष की जब आवाज आएगी तो मनीष जी जैसे और भाजपा के नेता कहते हैं विपक्ष तो है ही नहीं। अरे देश के अंदर एक मजबूत सरकार चुनी है देश की जनता ने, और 140 करोड़ में 80-20 की आवाज देके वोट आपने मांगे। आप जैसे लोगों ने इस सरकार को, इस सरकार के नेतृत्व को सही कहा है, तो उसके रहते हुए अगर कोई गलत कार्य हो रहा है उसके ऊपर नियम बनाने और कानून बनाने की जिम्मेवारी सरकार की है। विपक्ष की भूमिका में तो मेरे नेता राहुल गांधी ने सड़कों पे चलते हुए न्याय यात्रा के ऊपर जो अन्याय हो रहा है मेधावी और पढ़े लिखे छात्रों के साथ, आपके नेता तो सिर्फ जातिवादी बातें कर रहे हैं चंद्रमोहन जी। तो हम इसके ऊपर और इस कानून आप अपने समाज को क्या मुंह दिखाओगे जब वो कहते हैं सिर्फ दलितों की बात करूंगा? बाद में बोलना बोल लीजिए, बाद में बोलिए। तो मनीष, तो उन्होंने कानून बनाने की बात करी है। क्या इसकी पहल देश के प्रधानमंत्री अगर किसी विपक्ष के नेता की बात परिवारवाद से शुरू हो, उसको तो लपेटने के लिए 140 करोड़ की बात कर सकते हैं, तो क्या उन छात्रों के लिए पेपर लीक होने के लिए बात नहीं कर सकते कि 70% देश के जो युवा लोग हैं वो मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मैं पेपर लीक और पेपर गैग के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई करूंगा? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो मनीष गुप्ता जी जल्दी से, फिर मैं राजेश जी के पास जा रहा हूं। वोटों की राजनीति। चंद्रमोहन जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं सहमत हूं चंद्रमोहन जी से पूरी तरह सहमत हूं। 2 घटना याद दिलाता हूं। घटना नंबर 1, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, अटल जी ने विपक्ष होते हुए कहा इंदिरा दुर्गा है, हम साथ खड़े हैं। और घटना नंबर 2, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप लोग कह रहे थे सबूत दिखाओ। ये फर्क है।
अगर कांग्रेस विपक्ष कहे हाथ जोड़ के बीच में बोलिए, आज बीच में बोलिए, चुप रहिए। अगर ये कहे कि मोदी जी आप कानून बनाओ, साथ खड़े हैं, हम विरोध नहीं करेंगे। आप ये लाओ स्थिति कि हम विरोध नहीं करेंगे। मनीष जी चंद्रमोहन जी, एक मिनट। आज विषय इतिहास के पन्नों को पलटकर बोलने गए, इतिहास के पन्नों को पलटकर आप वर्तमान की स्थिति को नहीं पलट सकते। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। मनीष जी, किसने किसको क्या कहा, विषय आज वो नहीं है। फिर ऐसा थोड़ा सा होमवर्क हमें यह करना चाहिए कि नेहरू की पहली सरकार में आखिरकार जो मंत्री बने थे वो विपक्ष के चेहरे भी उसमें मंत्री थे। आपके हर तर्क का एक मिनट बस मैं यही आपको एक और बात जोड़ दूं। देश का शिक्षा मंत्री ऐसा था जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था का ऐसा हाल किया कि देश आज तक वो शिक्षा व्यवस्था नहीं बना पाया है कि आज आजादी के 75 साल में नई शिक्षा नीति मोदी जी को बनानी पड़ रही है। हम पास्ट की बात नहीं करते, सर, किस किस राज्य में कौन कौन शिक्षा मंत्री बना और उसकी क्या एजुकेशन रही है वो आज विषय नहीं है। आज के शिक्षा मंत्री ने क्या हल कर दिया? एक मिनट चंद्रमोहन जी नहीं, अब राजेश जी को पूरा वक्त मिलेगा, राजेश जी को पूरा वक्त मिलेगा। एक मिनट, फिर मैं कुलदीप जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश जी, नूह की तस्वीरें तो आपने देखी, आपने कहा कि हम एक्शन लेते हैं, तुरंत परीक्षाएं रद्द कर देते हैं, लेकिन एक बात मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं और पूरा वक्त आपको देना चाहूंगा। आंकड़ा नंबर 1, आंकड़ा यह कहता है कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए। यह आंकड़ा आपके सामने है। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए और लगभग 1.5 करोड़ छात्र इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए। मैं सिर्फ 7 साल की बात कर रहा हूं। 3 करोड़ छात्र हर साल तैयारी करते हैं और प्रतियोगी छात्र पर एक साल में 2 लाख कम से कम खर्च होता है, कम से कम। अब राजेश जी स्क्रीन पर, राजेश जी देखिए, अगर एक मिनट सर, मैं अगर जीरो गिनने पर आ जाऊं ना, इनमें खर्च जो हुआ पैसा जीरो नहीं गिन पाएंगे सर हम। ये हमारी उपलब्धि है सर। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं उसका। देखिए तिलक जी, 2012 से लेकर 2017 तक 700 से अधिक याचिकाएं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में दर्ज हैं। हाँ। जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश सरकार में थे, 37,000 सीधी भर्ती हुई थी जिसमें शिवपाल चाचा और आजम खान के घर से लिस्ट जारी होता था और इसको लेकर हमेशा प्रतियोगी जो छात्र थे वो सवाल उठाया करते थे, आंदोलन करते थे, सड़क पे आया करते थे। सर ये बातें आप कब तक कहेंगे कि अखिलेश यादव इसके लिए दोषी हैं? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। पेपर लीक हो रहे हैं आज, अखिलेश यादव दोषी हैं उसके लिए? नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको पूरा सुनिए आप, तो आपको जवाब मिल जाएगा ना तिलक जी। आपने सबको समय दिया, हमको भी दीजिए ना जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि अब ऐसी चीजें नहीं होती कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सीएम आवास से या कोई मंत्री अपने घर से कोई लिस्ट जारी करता है या कोई परिवारवादी पार्टी या कोई परिवार का जिसका वर्चस्व हो राजनीति में या सरकार में, तो उसके घर से लिस्ट आ गया कि भाई इनको करना है। आपने जो बोर्ड बनाया हुआ है उसमें जो अध्यक्ष है, बाकी पैनल जो बनाया हुआ है, जो सदस्य है, उनका कोई मतलब नहीं है। ये लिस्ट दे दिया जा रहा है, इसी का सिलेक्शन करना। अब ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही है ना सर। मैं क्लियर कर देता हूं राजेश जी, 1 मिनट में बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। हाँ, ये बात बहुत अच्छी हुई। पहली बार तुरंत ये कार्रवाई करते हुए कि यूपी में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को पद से हटाया गया, ये सराहनीय है। जब तक आप जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तब तक एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा। जब आप अपर पर तय कर देंगे कि जिम्मेदारी आपकी बनती है, ऐसे 10 अधिकारियों को नाप दीजिए सर, पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे। नहीं, मैं वही देखिए तिलक साहब, मैं उस बात को कह रहा हूं कि पहले संरक्षण दिया जाता था, अब कार्रवाई होती है। जो भी चीजें संज्ञान में आता है और हमारी सरकार जहां भी है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। जो भी उसके लिए दोषी पाए जाते हैं बकायदे जो है कि आयोग का गठन कर दिया जाता है और उस पर जांच शुरू कर दी जाती है। आप जांच की बात कर रहे हैं, मेरी बात समझिए सर। अभी देखिए सर, आप 1 मिनट मैं क्लियर कट कर देता हूं ना आपके सामने। अगर 29 फरवरी की मैं बात करूं तो हाई स्कूल की जो परीक्षा, क्योंकि 3 पेपर बैक टू बैक लीक होने का मामला सामने आया यूपी में, 29 फरवरी हाई स्कूल की जो परीक्षा रद्द हुई उसमें 25 लाख से ज्यादा छात्र थे। आपने समिति के गठन की बात की, उसमें भी हुई। 17 से 18 फरवरी को पुलिस भर्ती 48 लाख से ज्यादा, परीक्षा रद्द हो गई। कब करवाएंगे मालूम नहीं, 6 महीने तब देख लिया जाएगा। 11 फरवरी फिर
जो परीक्षा रद्द हुई यूपीपीएससी की, उसमें 11 लाख, कुल मिलाकर सर 90 लाख से ज्यादा छात्र हो जाते हैं अभ्यर्थी। क्या यह समस्या का समाधान है? नहीं देखिए, मैं वही कह रहा हूं तिलक साहब कि जब आप देखेंगे कि भाई ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी अपराध हो रहे हैं, उसके जड़ में अगर आप जाएंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, अब उसमें मिट्टी पाटने में थोड़ा समय लग रहा है। कौन नेहरू जिम्मेदार है इसके लिए? ये घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए, मैं इसका बिल्कुल भर्त्सना करता हूँ, निंदा आप कह रहे हैं करता कि हूं, और इस प्रकार आप कह रहे हैं नेहरू जिम्मेदार है इसके लिए? फिर अरे तिलक साहब, मैं कब कह रहा हूँ नेहरू जी जिम्मेदार है? तो सर आप जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी ना सर। ये हम लोग शिक्षा को लेकर के, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिक्षा को लेकर के कितने सीरियस है, आप उसको देखिए कि 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, उसको आप उठा के देख लीजिए कि इतने दिनों तक क्यों नहीं शिक्षा सर, मैं शिक्षा नीति क्या पढ़ूं? आप तो मुझे ये बताइए, जो छात्र आत्महत्या करके चिट्ठी लिख के जा रहा है पूरी जिंदगी पढ़ लिख कर, मैं उसके चिट्ठी को पढ़ूं या आपकी शिक्षा नीति को पढ़ूं? वो छात्र जो अभ्यर्थी जो है, जिसके सपने थे, वो अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया चिट्ठी लिखकर, मैं वो व्यवस्था को देखूं या फिर आपकी शिक्षा नीति पढ़ूं? नहीं ठीक है तिलक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग अपराधियों पे कार्रवाई करते हैं। अभी आपने देखा कि ये घटना हुआ संदेश खाली का, आप देख रहे हैं ना, कुलदीप जी, 55 दिन लग गए बंगाल पुलिस को। क्या सिर्फ यही बात दे रहा है कि 2 सॉल्वर गैंग को पकड़िए, आप देखिए, और फिर बात नतीजा ठंडा होगा, फिर उसके बाद वही व्यवस्था, यही है ना? और सब राज्यों में यही व्यवस्था है। देखिए तिलक जी, खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता है आदरणीय राजेश जी, भाई मैं आपसे निवेदन कर रहा, और आप जो मेरा मैसेज है ये आदरणीय मोदी जी और योगी जी तक पहुंचा दे कि अगर आपको इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, नकल को बंद करना, पेपर लीक को रोकना, तो हमारे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी तो बुलडोजर बाबा के रूप में फेमस है। आप जो पेपर लीक करा रहे, जो वहां पे जो है नकल करवा रहे, उनके घरों पे बुलडोजर आप क्यों नहीं चलवाते? आप अगर इनके घरों पे बुलडोजर चलवा दोगे तो सरकार भले ही आने वाले टाइम में सपा की बने, कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने, इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन हो क्या रहा, आप भी राजनीति कर रहे। अरे आपको तो इस देश की व्यवस्था को बदलना था, और व्यवस्था को बदलने में सबसे बड़ा जो रोल था वो शिक्षा व्यवस्था का था। मैं आपको बताऊं, अभी तिलक जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी जो है शिक्षा को लेकर चिंतित है, नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। मैं बताऊं, इस देश के अंदर अगर शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा कोई और सबसे प्रमुख जो घटक है वो इस देश के शिक्षक है, और भारतीय जनता पार्टी वालों ने इन शिक्षकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बिल्कुल खत्म करने का काम कर दिया। मैं बताऊं, प्राइवेट क्षेत्र में आज ज्यादातर विद्यालय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चल रहे। एक मिनट तिलक जी, किसके नहीं है? नहीं तिलक जी, किस पार्टी के नहीं भाई, एक बात बताओ, किस पार्टी के नेताओं के, विधायकों के या सांसदों के या मंत्रियों के? मैं तिलक जी यहाँ पे आंकड़ा इस वजह से रख रहा, चूंकि भाई एक बात बताओ, सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, तो ज्यादा विद्यालय इनके हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि सारे जो है व्यवस्था अभी सारी स्थापित हुई है? नहीं बिल्कुल, ये तो मैं तो पूर्व की बात कर रहा, ये तो पूर्व से ही चलता आ रहा। मनीष गुप्ता जी कुछ कहना, लेकिन मैं एक आंकड़ा यहाँ पे देना चाह रहा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट घटक है शिक्षक, और शिक्षक आर्थिक रूप से इतना परेशान है। आज मोदी जी और योगी जी इस बात को सुने कि आपके राज्य में देश का शिक्षक क्या कहना, 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहा। अरे जब शिक्षक का खुद का पेट नहीं भरेगा, और आप इस देश को जो है विकसित बनाने के सपने दिखा रहे, विश्वगुरु बनाने के सपने दिखा रहे, जिस देश में गुरुओं का इतना बुरा हाल, गुरु आज आत्महत्या कर रहे। एक मजदूर का कद गुरु से ज्यादा है। एक मजदूर भी 500 रुपए प्रतिदिन की दाढ़ी लेता है, यानी कि 15,000 रुपए एक मजदूर एक महीने में कमाता है, और आपके शिक्षक 5-5 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। आप इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, शर्मा नहीं चाहिए आपको। राजेश देखिए तिलक जी, आप भी, आपके चैनलों पे भी दिखाया गया, सारे न्यूज चैनलों पे भी दिखाया गया, आदरणीय मोदी जी एक कार्यक्रम में गए थे। बस इसी से आप समझिए कि उस शिक्षा नीति को लेकर या अध्यापक को लेकर या छात्र को लेकर के उनके बीच में दूरी है, उसको लेकर के वो कितने संवेदनशील है, इस बात को आप सोचिए। उन्होंने एक प्रश्न किया, उन्होंने वहां पे सारे अध्यापक बैठे हुए थे, उन अध्यापकों से उन्होंने प्रश्न किया कि ये बताइए कि आपके जितने पढ़ाए हुए छात्र हैं, उन छात्रों में अगर किसी की शादी होती है तो कितने लोग आपको कार्ड देने आए कि भाई आपको गुरुजी हमारे शादी में आना है?
एक भी शिक्षक ने हाथ नहीं उठाया कि भाई नहीं कोई भी छात्र नहीं आया। आप समझिए तो उन्होंने कहा कि हृदय से जुड़ाव क्यों नहीं हो रहा है, छात्र और शिक्षक का जुड़ाव अपने हृदय से क्यों नहीं हो रहा है, आप क्यों प्रोफेशनल क्यों बनते जा रहे हैं? राजेश आप जी, किस चीज को आपने तैयार कर शिक्षकों रहे को हैं? खत्म करने का आप काम करा इस आपके देश में, छात्र राजनीति में भी और आपने शिक्षक शिक्षक की खत्म दूरी कर क्यों दिए, बढ़ती जा रही है? आपने इस देश में जो है सामाजिक आप- रूप से भी आप शिक्षक कुलदीप खत्म कर समझिए, दिए। उस डॉक्टर चीज को कुलदीप मलिक से समझिए। पूछो, ऐसे उसके परिवार से आता है, उस भावना मम्मी को पिताजी मेरे समझिए। शिक्षक थे, जब पिताजी की उंगली पकड़ के चलता था, बीच जिधर भी में निकल के मास्टर जी जो नमस्ते, प्रेम, मास्टर जो जी संबंध नमस्ते, होना चाहिए, एक शिक्षक का इतना जो सम्मान नजदीकी था। होना चाहिए, आज क्यों आप नहीं शिक्षकों के बनती है? लिए कर क्या रहे, क्या कर रहे हैं आप शिक्षकों के लिए? सारे शिक्षक को आपने खत्म कर दिया, शिक्षा व्यवस्था को आपने खत्म कर दिया। अभी मैंने इंडिया स्किल्स 2023 की रिपोर्ट की बात करी है, आपके पास में कोई जवाब? एक मिनट, मनीष गुप्ता जी, ये तिलक जी, ये राजनीतिक शिक्षक नेता विषय बन बड़ी-बड़ी के रह गया ना। बातें कह रही हैं, शिक्षक नेता बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं, क्या इनसे पूछिए क्या ये समर्थन करेंगे अगर किसी भी सरकारी या प्राइवेट शिक्षक के ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध लग जाए? बिल्कुल क्या इस बात पर तैयार बिल्कुल हैं? प्रतिबंध लगना चाहिए। और मनीष जी, मैं तो बहुत देर से सुनो, आपकी सुनो, डिबेट सुन इस रहा, बात को आपने विपक्ष राजनीतिक में विश्लेषक कहलवा दो। लिखवा मैं रखा क्या कहना नीचे। चाह रहा हूं? एक आप मिनट, भारतीय सुनो। जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए, यहाँ बात ना करें, आप अरे यार, सबकी बात मैंने करें, अभी- आप देश की बात करें, शिक्षा की बात करें, अरे, अदरवाइज अभी ये मैं नीचे से हटवा लो। ना अभी ना सुनो। ना, ये नहीं चलने का। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात कर आपकी रहे हैं, परेशानी आप ये है शिक्षकों कि की मैंने बात करो, आपके- शिक्षा व्यवस्था की बात आपकी करो। दुखती रख पे हाथ डॉक्टर रख कुलदीप दिया। मलिक के सामने ये सब नहीं चलने का। आप अरे पढ़े नहीं, लिखे नहीं, आदमी के नहीं, साथ नहीं, में डिबेट कर रहे हैं, मलिक ये नहीं साहब, चलने का, मलिक साहब, बिल्कुल ना नहीं चलने सर का ये पे ना हो। सब। अरे ना सर पे ना हो। शिक्षकों सच्चाई की ये कितने है बुरे कि हाल है, आपकी आपने बोला दुखती इसमें रंग कुछ? पे हाथ रख दिया। कैसे ये देश आपको विकसित तकलीफ बनेगा, हो गई? कैसे ये देश विश्वगुरु बनेगा? आपको आप तकलीफ यहाँ हो गई ट्यूशन भारतीय को जनता रोक पार्टी के करते? कसीदे पढ़ने के अरे लिए जो है सबसे डिबेट ज्यादा कर रहे हैं, नुकसान जो शर्म नहीं किया आती वो ट्यूशन आपको? पद्धति ने किया। शर्म नहीं आती इस आपको? ट्यूशन आप जो है कल्चर ने मुलायम किया सिंह पे चले गए, उस आप जो है ट्यूशन इतिहास पे कल्चर चले ने नुकसान गए। किया है। अरे भारतीय उस जनता ट्यूशन पार्टी पर को अगर आपको देश में परेशानी शासन होगी ना। करने के लिए लेकर आए अरे, तो आ गई क्या ना? ये भी पुराने की तरह जो है नकल करवाते रहेंगे, अरे पेपर लीक कितनी कराते समस्या है, रहेंगे, और आप जैसे समझिए। लोग यहाँ पे यही जो है समस्या है। राजनीतिक विश्लेषक बनकर उनका नहीं समर्थन देखा करते जाता। रहेंगे? नहीं, मैं शर्म तो नहीं आती आपको पढ़ाऊंगा। गुप्ता जी? आपके मैं तो बच्चे नहीं है, पढ़ाऊंगा। आपके बच्चे नहीं पढ़ते क्या? शिक्षा व्यवस्था के अंदर हर किसी का इन्वॉल्वमेंट है। आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, आज शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी गरीब का बच्चा पढ़ नहीं मैं कह तो रहा हूं सकता। भाई, जैसे ही यही तो बच्चा मैं मां कह के रहा हूं। पेट से निकलता है उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है कि वो मैं यही सरकारी कह रहा स्कूल में हूं। पढ़ेगा या तो प्राइवेट में ट्यूशन पढ़ेगा। पर- अरे आप क्या अच्छा, बात तो- कर रहे हैं? और आप तो आप भारतीय मुझे जनता बता पार्टी दो, के कसीदे पढ़ने के आप- लिए यहाँ टीवी डिबेट में आ रहे हैं, शर्म नहीं आती आपसे आपको? झेली नहीं जा रही, आप हैंडल नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं- सच्चाई ये है मलिक साहब, अपने पिछले 25-30 साल के अपने अध्यापन के करियर में कभी आपने ये बात करी? कभी कोई ट्वीट डाला कि ट्यूशन बंद होने चाहिए? अरे कोई श्रीमान जी, अध्यापक अब आप ट्यूशन मेरे नहीं कैरियर की पढ़ाएगा? बात करने लगे। डॉक्टर अरे कुलदीप मलिक के मैं बारे में वही तो- जानते अरे हैं मैं आप? वही तो कह रहा हूं ना। डॉक्टर कुलदीप आप मलिक इस के तरह बारे से में बोलते जानते हैं हैं। आप? प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, प्राइवेट क्षेत्र में प्रोफेसर हूँ, और अरे दबंगई के साथ अपनी बात रख रहा है। तो किसी के इस अंदर तरह हिम्मत? वो- आप वही तो डॉक्टर आओ कुलदीप ना। मलिक के बारे में इस बात तरह से करेंगे? ही सुधरता है। आप मेरे बारे में बात करेंगे? बिल्कुल। आप अरे आप बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे बैठे हैं, अरे शर्म नहीं छोड़ो आती भारतीय आपको? जनता पार्टी, अरे छोड़ो भारतीय जनता पार्टी, तथ्यों की बात करो ना। मैं तो मैं ये कहना चाह रहा बिल्कुल, हूं, आप तथ्यों की बात करो, आप इस बात को स्वीकारो कि इस देश में शिक्षकों की आर्थिक हालत खराब है, 5-10 हजार रुपए में शिक्षक काम कर रहे, करो तथ्य पे बात आप। सुनिए, हाँ, आप वहां बात करिए ना। तो स्वीकारो, आप बोलो भारतीय जनता पार्टी वालों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को बोले कि शिक्षकों के लिए मनीष गुप्ता जी, मिनिमम वेतन तय करे कि भाई हर शिक्षक को 50,000 रुपए एक से कम मिनट, बहुत कहीं नहीं देर- मिलेगा। चंद्र ये वंश- बात करो ये आप बात बात कर उनकी। लो। आप ये कर लो कि जिसको वेतन 40,000 से ज्यादा मिलेगा वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, कर लो ना। मैं सहमत हूँ। आप तो कहो सहमत- भारतीय जनता समझे पार्टी नहीं, वालों से आप आज- ये बोलो डिमांड। व्यवस्था आज यहाँ आप एक मेरी मिनट, बात एक से करो सहमत हो डिमांड। गए। एक मिनट, पहले से क्यों नहीं गए भाई? एक पहले से मिनट, क्यों नहीं एक आंदोलन मिनट, किया? चंद्रमोहन शर्मा जी, ये राजनीतिक बहस नहीं है, प्लीज। कौन किसका कहां समर्थक है मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं जिसे बदलने की जरूरत है। और ये पेपर लीक होते रहेंगे, जो बात मनीष जी ने कही बिल्कुल सही, दो अलग अलग विषय हैं, पेपर लीक और नकल। ये नकेल तो कसनी होगी ना। शर्मा जी जल्दी से आप, फिर राजेश जी को पूरा वक्त। भाई उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि लंका जलाई किसने? हनुमान जी ने। और लंका के ऊपर फतेह किसने हासिल करी? राम जी के साथ बांदरों ने। अगर उनके साथ चापलूस होते तो वो ना तो लंका जला पाते और ना ही वो लंका को जीत पाते। इसका पेपर लीक से क्या लेना देना? करके आप मेरा वक्तव्य को, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं नहीं, किसी का भी नाम आप जहां ले रहे हैं मुझे मालूम है। नहीं, आपको मैं मनीष जी का नंबर दे दूंगा जिनसे कितनी देर बात करनी करिए। मुद्दा आज पेपर लीक है। मेरा मुद्दा वक्तव्य पूरा होने दीजिए। मेरा वक्तव्य पूरा, देखिए चापलूसी का मतलब ये नहीं है
कि हम किसी बात को सही ना कहें। अगर शिक्षक के नीचे नेता लिख जाए तो लोकतंत्र और जनतंत्र ये नहीं कहता कि वो अपनी आवाज ना कह सके। कांग्रेस किसान के नीचे नेता लिख जाए तो लोकतंत्र ये नहीं कहता कि वो अपनी बात ना कह सके। और अगर किसी पहलवान के नीचे पहलवान नेता लिख जाए तो लोकतंत्र ये नहीं कहता कि वो अपनी बात ना कह सके। लोकतंत्र और जनतंत्र ये कहता है कि उसके अंदर पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी चीज की बात करे। पहले तो मैं इस बात का विरोध करता हूं क्योंकि लोकतंत्र अधिकार देता है। अब प्रश्न क्या आता है, देखिए इस तरह के द्वंद्वों का प्रश्न क्यों पैदा हो रहे हैं? इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि देश की जनता हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की तरफ देखती है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को अगर चौकीदार कह दो तो वो चौकीदार के ऊपर बड़ा अच्छा वक्तव्य पैदा कर देते हैं, अगर उन्हें चोर कह दो तो उससे वक्तव्य पैदा कर देते हैं। अब कोई व्यक्ति उनको परिवारवादी बात कहे तो उससे वक्तव्य पैदा कर देते हैं। मैं फिर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि अगर मेरे देश के युवा का भविष्य खराब होता है और उसके लिए नकल होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी स्टेट के अंदर होती है, तो अब तक 10 साल गुजर जाने के बाद मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों और खामोश क्यों हैं? कोई नजीर साबित किया आपने बार बार शर्मा जी? अगर ये इतना कोई नजीर साबित किया आज तक किसी राज्य में आपने? नहीं। देखिए मेरे को मेरे प्रश्न मेरे को कर रहे हैं प्रश्न जी, आप सत्ता में रहे ना, तभी पूछ रहा हूं आपसे। मैंने हमारे नेताओं के अंदर आज राहुल गांधी ने जो नजीर पैदा करी है, अगर उसको भी भाजपा जी सीख ले, भाजपा के नेता। सर इसे नजीर नहीं कहते कि जब आप सत्ता से बेदखल हुए तो आपको जातिगत जनगणना याद आ रही है। जब आप सत्ता से दूर हुए तो आपको पेपर लीक कांड याद आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, वो अगर जो अभी 2 महीने पहले तो पैदा हुआ राहुल गांधी। राजेश कांग्रेस जो अपना रोज का ब्लूप्रिंट दे रही है, कांग्रेस ने युवाओं का भविष्य के लिए दिया ना। राहुल गांधी जी ने आज बोला कि हम कठोर से कठोर के शासन में कहां थे शर्मा जी? ताकत तब भी आपके पास थी। एक मिनट रुकिए ना, जब आप देश के कानून को, अध्यादेश को पूरे देश की मीडिया के सामने फाड़ देते थे, ताकत तब भी थी आपके हाथ में। समझिएगा इस बात को। आज ये मत बोलिए कि आज उनके हाथ में ताकत आई है। तिलक भाई, अगर अब वो अध्यादेश फाड़ा था तो उसको बदलवाने के लिए फाड़ा था, और अगर हाँ वही अध्यादेश आप लोगों के गले के पास बना। आप छोड़िए उस बात को। एक राहुल गांधी जी कल भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं। ठीक है सर, ठीक है। आप मुझे ये बता रहे कि तब राहुल जी के पास इतनी ताकत नहीं थी जितनी आज है। मैं समझ गया। एक मिनट राजेश जी, ये जो पेपर लीक अभ्यर्थी परेशान हैं, जो हम रोजाना आए दिन तस्वीरें देखते हैं, एक आंकड़ा ये भी कहता है कि 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 45% के करीब है। समझिएगा मेरी बात। यह भी उसी परिवार का हिस्सा है जिन्हें आप कहते हैं कि मोदी जी का परिवार। यह भी जो करीब 45% बेरोजगार हैं युवा और 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, तो वो भी परिवार का हिस्सा है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दावा किया जाता है, तो फिर वो परिवार का हिस्सा कौन है आपके? ये सवाल नहीं खड़ा होता सर? नहीं देखिए तिलक जी, आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब केवल सरकारी नौकरियों को बात कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो नौकरियां क्रिएट हुई है? अगर 27 करोड़ लोगों का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हुआ है और उनको नौकरी मिली, क्योंकि बिना पैसा आए उनके खाते में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आप ये कह रहे हैं? तो मैं क्या केवल सरकारी नौकरी होती है? तो 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं उसका क्या? देखिए हमको पूरी बात हमको बोलने दीजिए, फिर आप क्वेश्चन उठाइए उसमें। हम थोड़ी आपको मना कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो नौकरियां क्रिएट हुई है, 27 करोड़ नया ईपीएफओ में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो क्या वो नौकरी नहीं है क्या? एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 30 लाख पद भरने में दिक्कत क्या है, मैं इतना जानना चाह रहा हूं बस। अब मैं सारी बात मान गया। खाली पड़ी है राजेश भाई, मैं भरने में दिक्कत क्या है? 2016 की शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, 500 से अधिक फर्जी शिक्षकों की नौकरी। शर्मा जी बहस नहीं, प्लीज उनको जवाब दें। नहीं मैं आप नौकरी की बात कर रहे हैं ना। हाँ। मैंने कहा कि जो पिछली सरकारों में फर्जी नौकरियां उन बेचारों को भी मिली, जिनसे जमीन। सर आपने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, उसका आंकड़ा कोई नहीं पूछ रहा आपसे। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, ये 30 लाख पद खाली क्यों है, बस। नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ ना।
कि जो पद है ऐसे थोड़ी है कि जो पिछली सरकार रही है किसी भी प्रकार अर्जी फर्जी करके कि उन लोगों को भर्ती कर दीजिए पैसा लेकर के। वो पद खाली है कि नहीं है सर? 500 शिक्षकों की जो नौकरी गई चावला जी, 500 शिक्षकों की नौकरी गई, उन पे केस में लगा, तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसमें जो घोटाला होगा उस भर्ती का जिम्मेदार कौन है? उसमें कोई समाजवाद करते हैं क्या? उस समाजवादी पार्टी के साथ आज जो गठबंधन कर रहे हैं सर, विशेष समाजवादी पार्टी या कांग्रेस नहीं है ना बीजेपी है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसमें उन्होंने कभी क्वेश्चन किया क्या? 8 साल में आपने कितनी नौकरी दी सर? आप ही की बात मान लूं, चलिए छोड़िए, आपने 8 साल में कितनी सरकारी नौकरी दी? नहीं, मैं वही बता रहा हूं ना कि देखिए चावला जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी क्रिएट हो रही है आज, अगर सर सरकारी नौकरी आपने 8 साल में कितनी दी? मेरा एक छोटा सा सवाल है। चलो जी, आप केवल सरकारी की बात करते हैं, मैं तो पूरे देश सर जब 30 लाख पद खाली पड़े हैं, आप कह रहे हो कि अगर हमने 7 लाख या 8 लाख सरकारी नौकरी दे दी और आवेदकों की संख्या पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा आपको मिली, आप सोच रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी है? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कितनी है। 13 करोड़ लोगों को मैं गरीबी रेखा से निकाल करके लाया हूं। 27 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने नौकरी दिया हुआ है। यानी बेरोजगारी है ही नहीं देश में सर? नहीं, देखिए बेरोजगारी, ये बताइए कि बेरोजगारी देश में कब नहीं रही है? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने 100% नौकरियां दे दिया, लेकिन मैं नौकरी देने का और नौकरी को क्रिएट कर रहा हूँ सर। क्रिएट कर, वही तो पूछा, 8 साल में आपने कितनी नौकरी दी सरकारी? और आप ये बताइए कि अगर 27 करोड़ लोगों का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हुआ तो उनको नौकरी भी तभी ये बहुत कम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर देश में चर्चा होनी चाहिए, यही है देश के असली मुद्दे। तो मैं जब आप महंगाई की बात करते हो, मैं कहता हूँ महंगाई पे चर्चा करिए, बेरोजगारी पे चर्चा बिल्कुल करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन अगर देश में मैं अपने गिरबान में झांक के देख रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं तो कह रहा हूं जिस दिन हम लोग इस मुद्दों पर चर्चा करना शुरू कर देंगे तो देश में वो मुद्दे होंगे भी नहीं। देश में वो मुद्दे होंगे भी नहीं। मुद्दे असल में यही हैं, अगर देश में परिवर्तन चाहिए तो यही मुद्दे। थैंक यू सो मच। नहीं बिल्कुल, भागने लगते हैं ना राजेश जी, कौन भाग रहा है? अरे ये विपक्ष के लोग ना, बताइए। नहीं, मैं आपको दिल से स्वागत करूंगा, आपको मैं दिल से स्वागत करूंगा। ऐसे ही विषय हम लोग इस मंच से उठाते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा कि आप इस तरह की चर्चा का हिस्सा बने, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत गंभीर मसला और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। ये बीमारी नाइलाज ना हो, कैंसर ना बने, इस बात को सबको ख्याल रखना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।